साथियों नमस्कार। आज कुछ नए विषय के ऊपर में आपके बीच में वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आरक्षण में आर्थिक आधार संवैधानिक है? ब्राह्मणवादी शक्तियां आरक्षण नीति का उग्र रूप से विरोध करती है। उनका कहना है कि अगर आरक्षण को शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में देना ही है तो इसका आधार सामाजिक पिछड़ापन नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। इस तर्क का संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में लिखित है। अनुच्छेद 15(1) की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 में की गई बात राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं किया। सरकारी नियुक्ति में आरक्षण के अवसर के बारे में प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में निम्नलिखित है। अनुच्छेद 16(1) की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में आनुपातिक रूप से पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेदों के प्रावधानों को मंजूर करने से पहले संविधान सभा ने विस्तृत बहस हुई। पिछड़ेपन के मापदंड पर बहस करते हुए संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अनेक संशोधनों पेश किया। पिछड़ेपन का आधार सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक हो, इस पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का आधार सामाजिक और शैक्षणिक होना चाहिए। आर्थिक रूप से 672, 704 वैभव संविधान द्वारा उक्त निर्णय लिए जाने के बाद समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन आधारित निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि भारत में जाति मूलक समाज व्यवस्था अस्तित्व में है, जहां कुछ मुट्ठी भर जातियां प्रतिष्ठा और सम्मान, सत्ता, शिक्षा और संपत्ति पर हजारों वर्षों से काबिज रहे हैं, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों न हो, और दूसरी ओर अधिकतर जातियां अपमानित, प्रताड़ित और अधिकार विहीन रही, क्योंकि आर्थिक पिछड़ापन भारत की सामाजिक व्यवस्था में कोई व्यवहारिक समुदाय नहीं है। इसलिए जाति को ही सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने का आधार स्वीकार किया गया। यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि जो जातियां सामाजिक रूप से पिछड़ी, अपमानित थी, वो ये जातियां शैक्षणिक रूप से पिछड़ी थी। इसलिए इन दोनों मापदंडों को संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15 तथा 16(4) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व आरक्षण प्रदान करने का आधार माना गया, और इन्हीं मापदंडों के आधार पर पिछड़ी जातियों की अब तक 2 अनुसूची तथा जनजातियों के 1 अनुसूची बनाई गई थी। पहली अनुसूची को अनुसूचित जातियां के नाम से जाना गया, दूसरी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियां के नाम से जाना गया तथा तीसरी अनुसूची को अन्य पिछड़े वर्ग के नाम से जाना गया। इन तीनों की अनुसूचियों में शामिल जातियां, जनजातियां कुल संख्या 6000 है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार 1992 सन 3 SC 227/9 जज की बेंच मामले में सामाजिक और शैक्षणिक आधार को संवैधानिक तौर पर सही ठहराया और आरक्षण के लिए आर्थिक आधार को अमान्य करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश पर लागू है और वह देश के प्रत्येक नागरिक के लिए मान्य है, चाहे वह व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमत हो अथवा असहमत हो। इस पृष्ठभूमि में आर्थिक आधार को आरक्षण के लिए मुद्दा बनाना बकवास है और इसमें कोई दम नहीं है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण संविधान पीठ यह जब इस प्रश्न को हमेशा के लिए तय कर दिया, तो समाज में उन मुद्दों को फिर से उठाकर तनावपूर्ण वातावरण बनाने का किसी को अधिकार नहीं, चाहे वह संसद में अथवा जज हो या कोई और। लेकिन ब्राह्मणवादी शक्तियों द्वारा इसमें अपने वर्ग केंद्रित स्वार्थी व्यवहार के
कारण अत्यंत दुखद स्थिति बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने सामाजिक पिछड़ेपन के मापदंड के विरोध का मुद्दा याचिका के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पहुंचाने का काम किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें निरस्त करने के बजाय प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार से आज आप एक छोटा सा विषय के ऊपर में आपको हमने वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, भेज रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जय संविधान। नमो बुद्धाय।